कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कंप्लीट कोचिंग सेंटर वर्ग 9 का जो टेस्ट नंबर 5 हुआ है उसका सोल्यूशन देखेंगे। यह गणित का टेस्ट था और यहाँ पे आप थंबनेल देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों की कितनी उपस्थिति थी। लगभग इसमें 99% बच्चे उपस्थित थे। और इस टेस्ट में मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि 50 अंक का यह टेस्ट लिया गया था, जिसमें 1 से 15 तक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ के रूप में थे और फिर 16 से लेकर के 20 तक के प्रश्न जो थे वो आपको 3-3 अंक वाले थे। और फिर 21 से लेकर के 25 तक के जो प्रश्न थे वह 4-4 अंक वाले थे, यानी कि कुल मिलाकर के 50 अंकों का टेस्ट था। और इसका सोल्यूशन हम 2 वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें पहला जो वीडियो है वह 1 से लेकर के 15 तक के प्रश्नों का हल होगा। तो देखिए एक एक करके प्रश्नों को, ठीक है। विषय गणित वर्ग 9 टेस्ट नंबर 5 है ये। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों की उपस्थिति को। और यहाँ पे हम वस्तुनिष्ठ के पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखिएगा प्रश्न दिया हुआ है, कह रहे कि निम्न में कौन एक के अपरिमेय संख्या है। कौन एक के अपरिमेय संख्या है। तो हमने आप सभी को बताया था कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कौन होती है। देखिएगा सबसे पहले हमें परिभाषा याद होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिएगा हमने आपको बताया था कि वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है तथा जिसका q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q क्या होता है, यानी कि हर का मान 0 के बराबर नहीं होता है, जहां p और q क्या होती है, एक सअभाज्य संख्या होती है। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, निम्न में कौन एक के अपरिमेय संख्या। पहला क्या कर रहा है, √25। रूट अंडर कितना है, तो रूट अंडर यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 है। और यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर 23 होगा। और उसके बाद से क्या है, यहाँ पे है आपका 4 और फिर क्या है 7 है। तो देखिएगा जब कोई अभाज्य संख्या वह रूट में होती है तो वह क्या होगी, वह आपका हो जाएगा आपका, जब कोई अभाज्य संख्या रूट में होगी तो वही होती है आपकी अपरिमेय संख्या। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। देखिएगा 25 का रूट में से क्या निकल सकता है, तो 25 का रूट में से निकलेगा आपका 5। और क्या है, 5 को हम p बटा क्यू यानी कि 5/1 के रूप में लिखेंगे, इसलिए 5 क्या हो, ये के परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार क्या होगा, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, यह भी क्या हो जाएगा आपका एक परिमेय संख्या। उसी प्रकार क्या होगा 7/1, यानी कि 7 भी क्या हो, एक परिमेय संख्या। लेकिन रूट में जो 23 है वह क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, टिक आउट आप कीजिएगा कि कितना प्रश्न आप सही हल किए हैं। अब इसके बाद से प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है 3.3 के ऊपर एक रिंग। देखिएगा यहाँ पे एक रिंग छूटा हुआ है, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। कह रहे कि इसको यदि p बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा तो मान क्या होगा, यानी कि जो संख्या दिया हुआ है 3.3 के ऊपर बार कोड है, यानी कि पुनरावृत्ति का चिन्ह है। कह रहे कि यदि इसे यानी कि दशमलव के रूप में दिया हुआ है और इसे किससे बदलना है, भिन्न यानी कि p बटा क्यू यानी कि परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे माना x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 3.3 के ऊपर क्या हो गया, रिकरिंग हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब करेंगे क्या, इसी समीकरण फर्स्ट में हम 10 से गुणा कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, x में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10x। और फिर क्या होगा 3.3 के ऊपर रिकरिंग। इसका मतलब क्या है कि जो 3 है ना उसकी संख्या जो जिसके ऊपर रिकरिंग है वह अनंत है। तो जब भी हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव क्या होगा, एक अंक के दाहिने साइड जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 33.3 के ऊपर रिकरिंग। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। समीकरण क्या हो गया, सेकंड। अब करेंगे क्या, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा लेंगे। तो अब घटा लीजिएगा, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है, यहां पे देखिएगा 10 कर लेते हैं। 10x बराबर क्या है 33.3 के ऊपर पुनरावृत्ति का चिन्ह, फिर क्या है 1 से बराबर है, यहाँ पे 3 हो गया और 3 के ऊपर क्या है रिकरिंग हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 10 में से क्या होगा, x घटेगा, 10x में से x घटेगा तो कितना हो गया 9x। और बराबर क्या होगा, अगर 33 में से अगर हम 3 घटाते तो कितना बच गया, यहाँ बच गया हमारा 30। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर है
30/9। अगर इसको हम कटाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 10/3, यानी कि जो भिन्न निकल के आया वह कितना आया, 10/3 निकल गया है। कितना आया, 10/3। तो देखिएगा 10/3 ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, एक इसका तरीका और होता है, ठीक ना, वो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी इसको देखिएगा। इसके बाद से देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 है। कह रहे कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। जो ग्राफ होता है, ठीक है, उसमें जो कार्तीय तल होता है ना, उसमें ये दिए गए बिंदु का स्थान क्या करना है, चिन्हित करना है कि यह कहां पे स्थित होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम एक कार्तीय तल ले लेते हैं। यहाँ पे आप लोग ग्राफ पे देखे होइएगा, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, और ये क्या हो गया, एक्स और एक्स डैश, एक्स अक्ष पे, और यहाँ पे क्या हो गया, वाई और वाई डैश। अब क्या होता है, यह प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये क्या हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये क्या हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये क्या होगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। सबका क्या होता है, एक पर्टिकुलर चिन्ह होता है। प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है प्लस से कमा प्लस होता है, यानी कि भुज का भी चिन्ह अगर प्लस है और कोटि का भी चिन्ह प्लस है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित होगा। अगर क्या है, भुज हमारा माइनस है और कोटि क्या है, प्लस है, तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, वह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, और फिर यदि क्या है, भुज और कोटि दोनों क्या है, दोनों यदि माइनस में होंगे तब क्या होगा, तब जाकर के हमारा वह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। यानी कि भुज और कोटि दोनों क्या है, माइनस में। अगर भुज प्लस है और कोटि क्या है, माइनस है, तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा वह बिंदु। तो देखिएगा यहाँ पे बिंदु क्या है, 3, -4 है, यानी कि इसका हम चिन्ह लेते हैं तो प्लस और कमा क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब इसको हम ढूंढेंगे कि यह जो चिन्ह है वह किस चतुर्थांश का चिन्ह है। तो किस चतुर्थांश का चिन्ह होगा, चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह होगा। यानी कि दिया गया बिंदु जो 3, -4 है वह कहां पे स्थित होगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, इस प्रकार अगर अन्य भी बिंदु अगर दिया रहेगा कोई तो आप निकाल सकते हैं। चतुर्थांश का जो चिन्ह है उसको पता होना चाहिए। उसके बाद से इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे, और प्रश्न नंबर है यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न करें कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिएगा, जब क्या हो, जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे या फिर वृत्त का परिधि दिया रहे, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, त्रिज्या आसानी से उसका जो सूत्र होता है उससे तुलना करके ज्ञात करें। देखिएगा, तो यहां पे लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता, दिया हुआ है यहाँ पे कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, स्क्वायर होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 यहाँ पर दिया हुआ है। अब करेंगे क्या कि पाई का मान आप लोग को पता होना चाहिए। पाई बराबर होता है 22/7, कहीं कहीं पे क्या देता है 3.14, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, रखेंगे 22/7 रख करके इसको हल करेंगे। तो 22 बट्टा क्या हो गया 7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग को पता होगा कि जो क्या होता है बराबर के पहले भाग में होता है, वह बराबर के बाद क्या हो जाता है गुणा में, और जो गुणा में होता है वह क्या हो जाता है भाग में। यानी कि हम आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे 7, और बट्टा में क्या हो जाएगा 22। ठीक है, यानी कि 154 में कितना से भाग देंगे, हम देंगे 22 से भाग। तो 22 सत्य क्या होता है, 22 सत्य होता है 154, यानी कि आर बराबर हम लिख सकते हैं रूट में 7 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या निकल जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। रूट में क्या होता है, रूट में जब जोड़ा होता है तो संख्या एक के बाहर निकलता है, यानी कि वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया, तो वृत्त का त्रिज्या निकल गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहेगा, ठीक है, तो क्षेत्रफल के सूत्र से तुलना करके हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, या फिर वृत्त का अगर परिधि दिया रहे तभी हम क्या करेंगे, परिधि के सूत्र से तुलना करके उसका हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, या फिर वृत्त का यदि त्रिज्या दिया रहे तो अगर परिधि पूछता है तो परिधि ज्ञात कर लेंगे, या फिर आपका अगर क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, करे कि वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मीटर भी दिया हुआ है,
और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है ना, मैच कर लीजिएगा। अब इसके बाद से हम प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 5 है, कह रहे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यहां पे क्या है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर, और फिर क्या है 2 पाई आर एच है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूं, ये आपको पता होनी चाहिए। मैंने बेसिक क्लास में इन सब का जिक्र किया था, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ निकल सकता है क्या यहाँ से, देखिएगा प्रश्न कर रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पे होता है, पहले देखिएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अर्धगोले का क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे क्या करें कि अर्धगोले का संपूर्ण, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखिएगा जब अर्धगोला होता है ना, तो एक तो आपका नीचे वाला हिस्सा होगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ऊपर वाला जो तली होता है वो वृत्त के आकार का होता है, तो वही जुड़ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर में, पाई आर स्क्वायर यानी कि हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो जब भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो क्या होगा, ये देखिएगा हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, यहां पे देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इधर के जी देखिएगा। अब यहां पे दे रहा है प्रश्न, थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, 3 का पावर क्या है 3 है, गुणे 5 का पावर क्या है 3 है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसका मान हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा हमने बताया था आपको कि जब भी क्या होगा आधार समान होगा, ठीक है, तो गुणा में पावर क्या होगा जुटेगा, और जब क्या होगा पावर समान होगा तो आधार का क्या होता है गुणा होता है। यानी कि देखिएगा पावर क्या है 3 का पावर 3 है, गुणे 5 का पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या है आधार भिन्न है, तो क्या होगा गुणा हो जाएगा। क्यों गुणा होगा, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे समान है, तो 15 का पावर हो जाएगा आपका 3, 15 का पावर क्या हो गया हमारा 3। ऑप्शन में इसको देखेंगे कहाँ पे है, तो 15 का पावर 3 है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका सूत्र होता है, यहाँ पे सूत्र होता है आपका a के पावर n गुणे b के पावर m, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ इसको भी m कर देते हैं, a के पावर m गुणे b के पावर m बराबर क्या होगा ab गुणे क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा, ठीक है ना। इसी सूत्र पे इसको का कि हमने हल कर लिए, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, और यहां से प्रश्न भर भर के पूछा जाता है। इसके बाद से प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 है, प्रश्न कर रहा है कि बहुपदे, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक है, बहुपदे 5x से माइनस से 4x स्क्वायर प्लस 3 और x बराबर इसमें क्या रखा जाए, यदि 0 रखा जाए तो फिर आपका कौन सा मान सत्य होगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं आप, 4 है 3 है, फिर आपका क्या है सी ऑप्शन में -6, फिर की डी क्या है 12 है। तो यहाँ पे हम हल करके देखते हैं, x बराबर क्या है, जहां पे भी x है ना वहां पे क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे, तो 5 गुणे क्या हो गया हमारा 0 माइनस से 4 गुणे 0 का वर्ग प्लस क्या हो गया 3 हो गया। तो आपको पता है हमने बताया था कि 0 में किसी भी संख्या का जब गुणा करते हैं तो क्या होता है मान हमारा 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया आपका, ये भी 0, लेकिन यहाँ पे क्या बच रहा है +3। यानी कि अगर दिए गए बहुपदे 5x से -4x स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर हम 0 रखते हैं तो मान क्या निकल के आएगा 3 आएगा। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही होगा, ठीक है। मैच कर लीजिएगा, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगाए उनका क्या है सही है। अब इसके बाद से प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए प्रश्न कर रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 120 है, तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करें, या फिर तीसरे कोण का मान क्या होगा।
तो आपको पता होगा, लिखने वाला किधर गया जी, कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। यहां पे मान लीजिए कि अगर कोई त्रिभुज बन गया, कोई सा भी त्रिभुज हो जाए, ठीक ना, ए बी सी, अगर किसी दो कोण का योग यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि इन दोनों कोणों का योग अगर मान लीजिए कि एक्स है और ये भी क्या है मान लीजिए वाई है, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या है आपका 120 है, और हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे जेड कोण का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है वह क्या होता है 180 होता है, यानी कि यहाँ पे देख लीजिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया 180, और एक्स और वाई का मान यहाँ पे कितना है 120 है, यानी कि 120 प्लस से जेड बराबर क्या हो गया 180, यानी कि जेड का मान निकालेंगे हम 180 में से 120 घटा देंगे, यानी कि जेड का मान निकल गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि दो अगर त्रिभुज के कोण का मान दिया हुआ है तो उन दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग 180 होता है उसमें से घटा लेंगे। तो हमने क्या किया 180 में से दो कोण का योग 120 को घटा लेने की कितना बच गया आपका, हमारा तीसरे कोण का जो मान है वह आ गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ऑप्शन में क्या है ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए सही होगा। ठीक है, इसके बाद से इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे। अब देखिएगा प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 है, और प्रश्न कर रहा है कि समकोण त्रिभुज का आधार यदि 12 सेंटीमीटर है और लंब क्या है, तो लंब का मान है आपका 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण का मान ज्ञात करें। देखिएगा ये हमने बना लिया आपका एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये मान लेते हैं ए हो गया, ये आपका बी हो गया, क्या हो गया आपका सी हो गया, और कह रहे हैं कि आधार यहां पे मान लेते हैं कि हम ये वाला क्या है ए बी जो भुजा है वह आपका आधार हो गया आधार बी, ठीक है, और लंब क्या है इसका, तो ए हो गया हमारा लंब बराबर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर में है, और ये कितना है 12 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में अगर कोई दो को भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिएगा कर्ण बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस से आधार का वर्ग, यानी कि रूट अंडर क्या होगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का वर्ग, अब प्लस क्या होगा आपका कर्ण का वर्ग, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका आधार का वर्ग। ठीक है, तो देखिएगा लंब कितना है, तो लंब है आपका 5, यानी कि यहाँ पे हमने 5 का वर्ग कर दिया, और यहाँ पे क्या होगा आधार है आपका 12 का वर्ग कर दिया। तो देखिए 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और 12 का वर्ग क्या हो गया 12 का वर्ग हमारे 144, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 169, और 169 का रूट में से क्या निकलेगा 13, यानी कि जो कर्ण का मान निकलेगा वह होगा हमारा 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि अगर यदि त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के यदि कोई दो भुजा दिया रहेगा और तीसरा अगर ज्ञात है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस से त्रिक के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ग 9 में तो बहुत कम प्रश्न हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जब आप वर्ग 10 में जाइएगा तो वहां पे लगभग जो फाइनल एग्जाम होता है वहां पे मैथ के आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिसमें से 50 करना होता है। तो अगर आप यहीं से अगर आज से ही अगर मान लीजिए कि आप इस तरीके के प्रश्नों को अगर प्रैक्टिस में लेते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा, या फिर वर्ग 10 में जब आप जाइएगा तो कहीं ना कहीं वर्ग 10 क्या होगा आप सभी के लिए आसान होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि किसी यहाँ पे त्रिभुज होना चाहिए, किसी त्रिभुज में, ठीक है ना, ए बराबर क्या है आपका 20 है, बी बराबर क्या है 15 है, और सी बराबर क्या है 25 है, तो कह रहा है कि एस का मान ज्ञात करें। एस का मान क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिएगा एक क्या होता है आपका, एक होता है हीरोन का सूत्र, किसका सूत्र है हीरोन का सूत्र, ए बी यहाँ पे सी हो गया, और हीरोन के सूत्र के माध्यम से हम किसी भी त्रिभुज का क्या कर सकते हैं क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है भुजा क्या है ए का मान है 20। अब देखिएगा ये जो कोण हो गया ना उसके सामने का जो भुजा होता है वो होता है हमारा स्मॉल है, और क्या मान दिया हुआ है तो यहाँ पे मान है हमारा 20। जो बी कोण है उसके जो सामने की भुजा है वह क्या होता है स्मॉल बी, और स्मॉल बी का मान कितना दिया हुआ है 15, और फिर क्या होता है सी कोण के जो सामने की भुजा होती है वह होता है आपका स्मॉल सी, और स्मॉल सी का मान कितना है ए है हमारा 25, और क्या पूछ रहा है एस क्या होता है अर्ध परिमाप, ठीक ना, क्या होता है यार अर्ध परिमाप, ठीक ना, हाँ हाफ सेमी पैरामीटर हो गए, ठीक ना।
तो लिखेंगे यहाँ पे इस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब बटा में क्या होगा आपका 2। यही क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको हम बोलेंगे। अर्ध परिमाप का संकेत क्या होता है, ए से, सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप। ठीक है, तो ए का मान कितना है, ए का मान हो गया 20, बी का मान कितना है 15 और सी का मान क्या है 25। इन तीनों को जोड़ करके क्या करेंगे हम, 2 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, 25 और 15 कितना हो गया 40, 40 20 कितना हो गया 60। यदि हम 60 में 2 से भाग देते हैं तो मान कितना निकल के आएगा 30। यानी कि जो ए से जो यहाँ पे दिया हुआ है अज्ञात है, ए से यानी कि अर्ध परिमाप, ठीक है ना, वह कितना होगा हमारा 30 होगा। 30 ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यानी कि जो सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए ना 20, वही क्या हो जाएगा आपका 30 होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक था। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी सही होगा, यानी कि क्या है, अगर इधर इसको हम 30 मानते हैं तो। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोल्यूशन देखिएगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, और प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, घनाभ में क्या पूछ रहा है, किनारा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 12, फिर क्या 8 6 12 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, एक हम घनाभ का आकृति बना लेते हैं, और हमने समझाया था शेप के माध्यम से भी और आकृति के माध्यम से भी। देखिएगा, जैसे ये क्या हो गया आपका, ये तो घनाभ का हमने आकृति बना दिया। घन घनाभ क्या होता है, दोनों में कॉमन चीज होता है, आपका सिरा हो गया, ठीक है ना, या फिर आपका शीर्ष हो गया, या फिर आपका भुजा हो गया, सब में क्या होता है, या फिर पृष्ठ हो गया, सब क्या होता है समान होता है। तो घन हो या घनाभ हो, किनारों की संख्या कहेगा तो क्या होगा, किनारा कहेगा तो हो जाएगा आपका 12। यदि घन या घनाभ किसी में शीर्ष पूछता है, शीर्ष यानी कि कोण, तो वह क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, और यदि पृष्ठ पूछता है, पृष्ठ या सतह, तो वह कितना होगा आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, किनारों की संख्या पूछ रहा है, तो किनारा कितना हो जाएगा हमारा, तो किनारा हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, सी सही है। फिर से एक बार इसको याद रखिएगा, घन हो या घनाभ हो, किनारा पूछेगा तो कितना होगा, किनारा कहे या फिर सिरा कहे 12 होगा, शीर्ष कहे या कोण कहे 8 होगा, पृष्ठ कहे या सतह कहे या फिर फलक कहे कितना होगा 6 होगा। ठीक है ना, और घनाभ कभी कभी पूछ देता है कि घनाभ में बीमा की संख्या कितनी होती है, तो घनाभ क्या होता है, त्रिविमीय आकृति होता है, यानी कि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, तीनों होता है। ठीक है ना, तो याद रखिए घनाभ से क्या है, बेसिक के संबंधित बातें हैं। अब इसके बाद से देखते हैं, करें कि घनाभ में कुल कितना बीमा होता है। अभी हमने बताया था कि घनाभ में बीमा की संख्या, तो बीमा क्या होता है आपका डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ ठीक है। तो देखिए बीमा अभी बताइए, जैसे कि मान लीजिए आपका क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या हो, जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई हो, तो उसमें बीमा की संख्या कितना होगा 2, यानी कि जिसमें ऊंचाई नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि सिंपल क्या होता है, आपके कॉपी या फिर किताब का एक पन्ना हो गया, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं उसमें लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है, तो वह क्या होगा, उसमें बीमा की संख्या हो जाएगा 2। उसको क्या बोलेंगे हम, द्विबीमीय आकृति बोलेंगे। ठीक है ना, ठीक है, 2 डायमेंशनल आकृति जो होता है, और जिसमें क्या हो, लंबाई हो चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, वह क्या होता है आपका त्रिविमीय आकृति। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घनाभ। तो घनाभ में क्या होता है, आपको पता है कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, तीनों होता है, इसलिए घनाभ कैसा आकृति होगा, तो घनाभ एक त्रिविमीय आकृति होगा, और घनाभ में बीमा की संख्या कितना होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका बीमा बराबर घनाभ में कितना होगा 3। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, आसानी से आपने इस प्रश्न को हल कर लिया। बिल्कुल बेसिक के बातें यहाँ पे आपको दी गई है, और बिल्कुल वर्गनाइन में क्या है, वर्गनाइन में लगभग उसी सूत्र को या फिर चैप्टर को रखा गया जो क्या है, वर्ग 10 में आने के बाद आपको विस्तार से पढ़ना है। तो अगर थोड़ी सी अगर आप वर्गनाइन में जानकारी रखते हैं, तो जब आप 10 में जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको क्या है, वर्ग 10 में जाना है और बोर्ड का एग्जाम भी देना है। ये सब कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। अब करें कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल समझिएगा। करें कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, तो देखिएगा, ये हो गया आपका एक शंकु, और ये क्या हो, ये शंकु बन गया। ये क्या होता है इसका, ये हो गया आपका ऊंचाई, इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई।
ये क्या होता है आपका, तो ये होता है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई का जो संकेत होता है वह क्या होता है, वह होता है आपका तिर्यक ऊंचाई का संकेत एल। और ये तो समझते हैं ना, जो नीचे वाला सीधा जो वृत्त के आकार का होता है उसका क्या होता है, उसका होता है आपका त्रिज्या होता है, यानी कि वृत्त के आकार का होगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा त्रिज्या आपका आर। ठीक है, तो यहां पे क्या करें कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका पाई आर एल। यदि शंकु का आयतन पूछता है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लिख देते हैं यहां पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो गया आपका पाई आर एल इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाला जो आपका देखिएगा बर्थडे टोपी के जैसे होता है उसका क्या हो गया पाई आर एल, और नीचे वाला सतह क्या हो गया आपका वृत्त के आकार का यानी कि पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, तो पाई आर इंटू एल, पाई आर कॉमन होगा ना तो बच जाएगा क्या हमारा एल प्लस आर, यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि पूछता है तो होगा आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन क्या सही होगा, क्या पूछ रहा था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर एल, पाई आर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब इसके बाद से सेकंड लास्ट प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि बिंदु 0,5 कहां पे स्थित होगा, यह भी क्या होगा आपका ग्राफ से संबंधित है। तो ये क्या करते हैं हम कार्तीय तल फिर से ले लेते हैं, एक्स हो गया एक्स डैश, फिर हो गया हमारा वाई, और क्या हो गया आपका डैश नीचे रहेगा, ये मिस्टेक है। ठीक है, मूल बिंदु हो गया हमारा 0,0। याद रखिएगा एक इसका एक सूत्र क्या होता है कि जब भी बिंदु में क्या होगा आपका, अब देखिएगा जो पहला बिंदु दिया रहता है ना वह x का मान होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं भुज। जो दूसरा बिंदु इसमें का होता है वह y का मान होता है, और इसको क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात क्या होता है कि जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा और उसमें क्या हो, जब x का मान 0 हो, यानी कि जब भुज 0 होगा ना तो वह बिंदु कहां पे स्थित होगा y अक्ष पे, और जब क्या होगा कोटि का मान 0 होगा तो वह बिंदु कहां पे स्थित होगा x अक्ष पे, यानी कि जब x 0 होगा तो y अक्ष पे, और जब y 0 होगा तो x अक्ष पे। इसमें देखिएगा क्या 0 है आपका, तो x का मान 0 है, यानी कि कहां पे बिंदु वह स्थित होगा, x 0 है तो y अक्ष पे। सूत्र याद रखिएगा, और यहां से प्रश्न आपको वर्ग 9 में भी मिलेंगे, और आने वाले समय में आप जब वर्ग 10 में जाइएगा तो वहां पे भी यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक आ जाएगा आपका y अक्ष पर यह बिंदु स्थित होगा 0,5। अब उसके बाद से हम अंतिम प्रश्न को देखेंगे। अंतिम प्रश्न देखिएगा, वस्तुनिष्ठ 15 प्रश्न थे। अंतिम प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि रूट अंडर, देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि रूट अंडर 5 प्लस से रूट अंडर 3, गुणा क्या है आपका रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3, यानी कि सवाल आपका हुआ रूट अंडर 5 प्लस क्या हो गया रूट अंडर आपका 3 इंटू रूट अंडर 5 माइनस क्या हो गया रूट अंडर 3। यानी कि देखिए ये सूत्र क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर देखिएगा ए का काम क्या कर रहा है रूट 5, और बी का काम क्या कर रहा है प्लस से 3, यानी कि यहां पे क्या है, पहले सूत्र को लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस से बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी। यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी हो गया ए, और ये क्या हो गया हमारा ए माइनस बी, यानी कि जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया रहेगा तो हम क्या लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं हम ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर, अब बी स्क्वायर यानी कितना रूट 3 का स्क्वायर। तो जब क्या होता है रूट में कोई संख्या होती है उसका वर्ग करते हैं तो रूट हो जाता है हमारा खत्म, यानी कि 5 सिर्फ क्या बच गया 5 बच गया, 3 रूट में वर्ग करेंगे तो क्या होगा सिर्फ 3 बचेगा, यानी कि जब घटाएंगे हम 5 में से 3 तो कितना बचेगा 2, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 सही है। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया 1 से लेकर के 15 तक के प्रश्नों को आसानी से हल कर लिया। आप इसको मैच कर लीजिए कि कितना आपका सही है और कितना आपका गलत है। जो भी आपका प्रश्न गलत हो रहा है तो आप उसमें सुधार कीजिएगा, ठीक है ना, बेहतर तरीके से आप
फिर से उसको एनालिसिस कीजिएगा। आने वाले समय में अगर यदि फिर से आपके प्रश्न आते हैं तो वहां से गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो 11 से लेकर के जो 16 से लेकर के 25 तक के जो प्रश्न है, हम उसको इसके बाद दूसरे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है, एक पेड कोर्स चल रहा है वर्ग 10 के लिए, जो बच्चे 2024 में फाइनल बोर्ड के एग्जाम में सम्मिलित होंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। देखिएगा यहाँ पे टारगेट है 90+। अगर आप बोर्ड के फाइनल एग्जाम में 90+ से अधिक अंक पार करना चाहते हैं तो एक हमारा पेड कोर्स है, टारगेट है 90+ से, इससे जुड़ सकते हैं आप। मात्र उसका शुल्क क्या है, 99 रुपये, नहीं 49 है, ठीक है। और देखिएगा इसका विशेषता क्या है, तो विशेषता कर रहा है कि क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन उसमें भेजेंगे। वीडियो क्लास होगा, ठीक है, जैसे कि यूट्यूब पर आता है। फिर क्या है कि मॉडल पेपर पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर क्या है, पीडीएफ नोट्स के रूप में तैयार है, जो आपको मिलेगा। फिर क्या है कि नोट्स स्टडी मटेरियल, नोट्स के रूप में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। फिर क्या कर रहा है कि डाउट सेशन, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है, ठीक है, तो उसका होगा, उसको आपको दूर किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, उसको आपको दूर किया जाएगा। फिर क्या, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल सब्जेक्ट का क्या होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। फिर कह रहे हैं कि वीकली टेस्ट सीरीज, आप देख ही रहे हैं प्रत्येक सप्ताह क्या होता है, हमारे कंप्लीट कोचिंग सेंटर का कोई किसी ना किसी वर्ग का टेस्ट होता है, और हम इसका क्या करते हैं, प्रत्येक सप्ताह वीकली टेस्ट का जो हल होता है वो लेकर के आते हैं। तो अगर आप बेहतर करना चाहते हैं बोर्ड के फाइनल एग्जाम में, तो आप क्या कीजिए, इस पेड कोर्स से जरूर जुड़िए। यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे फोन करके बात कर सकते हैं, फिर उसके बाद से हम आपको जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसके बाद से जो दूसरा वीडियो होगा हमारा 16 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों का, उसको भी आप देख करके, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 3 नंबर और 4 नंबर में जो पूछे जाते हैं, उसका आप हल देख सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट में सम्मिलित हुए हैं तो आप मैच कीजिएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। और बेहतर तरीके से आप वर्ग 9, 10, 11, 12 का तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे क्या कंप्लीट कोचिंग सेंटर से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।